हेलो दोस्तों, वेलकम टू सत्यम क्लासेस। कल हम लोग पुष्प के बारे में पढ़े हुए थे और आज पादप खिड़की का पुष्प पढ़ लिए नहीं तो पुष्प के अगला टॉपिक यानी कि हम उसके परागण के बारे में पढ़ेंगे कि पुष्प में परागण कैसे होता है और उसके बाद उसमें निषेचन कैसे होता है, तो उस पर कुछ चर्चा करते हैं। तो पुष्प के बारे में हम लोग पढ़े हुए थे कि पुष्प के प्रकार, पुष्प कितने भागों में बटा होता है, कौन सा भाग पुंकेसर है, कौन सा स्त्री केसर है, या इसके अलावा नर जननांग कौन सा है, मादा जननांग कौन सा है। ये सब देखने के बाद हम लोग अगला टॉपिक में आते हैं परागण। परागण जिसको बोलते हैं पोलिनेशन। तो ये क्या होता है परागण? तो परागण तो देखिएगा, परागकणों का परागकण आप समझते हैं कहाँ होता है। चलिए हम फूल का ड्रॉ करते हैं, सिंपल सा ड्रॉ बनाते हैं और इसी से कुछ समझने की कोशिश करेंगे। परागकणों का परागकण कहाँ रहता है? तो देखिए, पराग कोश जो होता है उस पराग कोश में परागकण होता है और पराग कोशों से परागकण निकलकर अपने ही जाति के दूसरे फूल पर उस परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। मतलब कि परागकणों का पराग कोश से मुक्त होकर अपने ही जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने के। वर्तिकाग्र क्या हुआ? जानते हैं कि वर्तिकाग्र किसका भाग होता है? तो जयांग का भाग होता है, मादा जननांग है। और आपका परागकण यानी कि जो पुंकेसर है वह किसका अंग है? नर जननांग है। तो यही आपका परागकण परागकोश से निकलकर दूसरे, लेकिन जाति में चाहिए नहीं कि हाँ गुलाब का फूल है वह कमल के फूल पर जाकर चला गया तो वहां पे मेरा परागण हो जाएगा। यानी एक ही जाति के दूसरे वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया ही क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। अब देखिए, परागण दो तरह के होते हैं। कौन कौन सा? तो पहला आपका स्वपरागण और दूसरा है परपरागण। परपरागण, स्वपरागण में बोलते हैं हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन, और इसके बाद के अंदर क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखिए, स्वपरागण यानी खुद से अपने आप को परागित कर लेना। देखिए अब कैसे हुआ कि यहाँ से नर जननांग हुआ, यह पराग कोश से यहाँ से क्या निकला, अपना परागण को निकाला और अपने ही पुष्प के या अपने ही पौधे के दूसरे पुष्प को क्या करता है? यह अपना परागण दे देता है वर्तिकाग्र जाकर। यानी कि खुद से निषेचित कर लेना। यानी कि आपका पराग कोश से जब परागण मुक्त होगा तो या तो खुद के पुष्प को नहीं तो अपने ही पौधे के दूसरे पुष्प को परागित कर देता है। वह मतलब वर्तिकाग्र पर जाकर पहुंच जाता है। तो अब होता है स्वपरागण, यानी खुद से क्या करना? परागण कर लेना। दूसरा होता है परपरागण। तो परपरागण यानी कि दूसरे को करना। अब वहां पे क्या होगा कि ये आपका निकलेगा, यह पराग कोश से परागण निकलेगा, लेकिन निकलने के बाद अपने ही जाति के दूसरे पुष्प पर जाकर बैठ जाएगा। तो वहां से क्या होगा? वो बैठने के बाद उसका जो वर्तिकाग्र होगा वह उसके माध्यम से क्या होगा? उसका परागण हो जाएगा। तो परागण दो तरह का, एक स्वपरागण जो खुद से कर ले, एक परपरागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन जो दूसरे को करे। अब देखिए यहाँ पर आता है अब परागण के प्रकार। अब मान ली देखिए, दूसरे को जब परागण करेगा देगा, अपने परागकण को दूसरे पुष्प को देगा, तो कोई ना कोई तो माध्यम होना चाहिए। ये नहीं कि हाँ बिना माध्यम से आपका हवा हो या कोई ना कोई माध्यम से होता है। तो उस माध्यम पर हम चर्चा करते हैं कि कौन कौन सा माध्यम है। बहुत कुछ पूछता है उस पर और उस माध्यम को देख लेते हैं। चलिए उसको हम पहले लिखते हैं। तो ये मेरा कुछ वायु करें, कुछ परागण हुआ। अब बताएं कि परागण बहुत माध्यम से होता है। अब कौन कौन माध्यम से होता है उसको याद रखना जरूरी है। जैसे पहला देखिए, वायु द्वारा परागण, यानी कि वायु के द्वारा क्या हो कि एक परागण उड़कर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है, तो उसको बोलते हैं एनिमोफिली। किसको? वायु द्वारा परागण होता है। तब जल के द्वारा परागण हो तो उसको बोलते हैं हाइड्रोफिली। कीट के द्वारा परागण एंटेमोफिली,
जंतु द्वारा परागन जूफिली, पक्षी द्वारा परागन ऑर्निथोफिली, चमगादड़ द्वारा परागन चिरेप्टोफिली, घोंघा द्वारा परागन मेलकोफिली। देखिए अगर आपका इसका वैज्ञानिक नाम याद है, आपको जानते हैं कि वायु के एनिमोलॉजी, अगर इनोमोलॉजी लग गया तो वायु का अध्ययन कहलाएगा। अगर वैज्ञानिक नाम याद है तो इसके द्वारा परागन भी आपको याद हो जाएगा। इस तरह से जल हाइड्रोलॉजी, हाइड्रो, तो हाइड्रो क्या हुआ, जल होता है। तो इस तरह से हम पहले इसको याद करना जरूरी है। इसको याद कर लेंगे कि वायु द्वारा परागन क्या कहलाता है, तो एनिमोफिली, जल द्वारा हाइड्रोफिली, कीट द्वारा एंटीमोफिली, जंतु द्वारा जूफिली, पक्षी द्वारा ऑर्निथोफिली, चमगादड़ द्वारा चिरेप्टोफिली और घोंघा द्वारा मेलकोफिली। तो इतना हम लोग याद रखेंगे। तो हम लोग इसको देखे अभी, परागन, स्वपरागन देख लिए, परपरागन देख लिए। अब हम लोग आते हैं पौधे यानी पुष्प में निषेचन किया आते हैं, फर्टिलाइजेशन। चलिए परागन में थोड़ा सा ही था, स्वपरागन परपरागन पढ़ना था, तो हम लोग अब निषेचन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो निषेचन क्या होता है कि जब परागन की क्रिया हो जाती है, यानी कि एक पराग कोश से परागकण निकलकर दूसरे यानी कि जयांग के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाती है, तो इस क्रिया को परागन कहते हैं। और इसके बाद स्टार्ट होता है मेरा निषेचन। तो निषेचन में क्या हुआ कि जैसे देख लिए आपका जो वर्तिकाग्र तक पहुंचा, इसके पहले हम कुछ वर्तिकाग्र का अंडाशय का फोटो बनाते हैं ताकि समझ में आवे। चलिए हम निषेचन की बात कर रहे हैं, तो पहले एक फोटो देखते हैं कि निषेचन होता क्या है। तो ये बताया कि परागकण तो समझ में आ गया। तो परागकण परागन के बाद स्टार्ट होता है निषेचन, मतलब कि जब वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएगा, कौन सा भाग, आपका परागकण, तो वहां से मेरा निषेचन की क्रिया स्टार्ट होता है। अब देखिए वर्तिकाग्र तक पहुंचा, तो वर्तिकाग्र से होते हुए जो भी आपका परागकण इस पर था, पुंकेसर था, वो क्या होगा, तो पराग नली से होते हुए, ये अंडाशय का फोटो है, ठीक है। तो क्या होता है कि पराग नली से होते हुए अंडाशय में आएगा, और अंडाशय में आने के बाद क्या करेगा, यह इसके बीजांड में प्रवेश करके, कहाँ आता है कि बीजांड कहाँ पाया जाता है, तो अंडाशय के अंदर पाया जाता है। बीजांड में प्रवेश करके यह भ्रूणपोष में समा जाता है। भ्रूणपोष भी कहाँ होता है, तो आपका अंडाशय में ही होता है। तो यह जो है आपका इधर से आएगा और बीजांड को भेजते हुए कहाँ जाएगा, वह भ्रूणपोष के अंदर आ जाएगा और यहाँ से वह निषेचित होने लगेगा। और निषेचित होने के बाद जो बनेगा भ्रूणपोष, उसको बोलते हैं युग्मक। देखिए क्या हुआ कि आपका जो परागकण था वह अंडाशय में जैसे ही प्रवेश किया, वर्तिकाग्र से होते हुए आपका नली से होते हुए कहाँ पहुंचेगा, अंडाशय में तो पहले आएगा ही, क्योंकि अंडाशय होता कहाँ है, आप फूल एक देखिएगा, फूल का फोटो तो कल भी बताए हुए थे, नीचे वाला भाग नहीं बनाते हैं, सिर्फ ऊपर वाला ही भाग देखते हैं। ये तो हम बता देते कि क्या है, आपका वर्तिकाग्र है, पुंकेसर है या फिर परागकोश है, परागन है। और यहाँ जो आपका वर्तिकाग्र होता है, तो यहाँ पर देखिए ये अंडाशय होता है यहाँ पर, और इसी का अंदर भ्रूणपोष आता है। तो यहाँ पर जब अब क्या आएगा, परागकण आएगा, तो इसके माध्यम से होते हुए कहाँ पहुंचेगा, यह आपका अंडाशय पहुंचेगा और इसके भ्रूणपोष में पहुंचेगा और उसको निषेचित करने लगेगा। और निषेचित भ्रूणपोष को क्या बोलते हैं, युग्मक बोलते हैं। अब देखिए तो यही जो आपका निषेचित हो गया, तब यहाँ से आता है कि हाँ किसका निर्माण होगा, तो युग्मक तो बन गया। उसके बाद यही जो अंडाशय बच जाता है, देखिए अब क्या होता है कि निषेचित होने के बाद क्या होता है कि जितने भी आपके फूल के पार्ट होते हैं, चाहे वो आपके पुंकेसर हो या वर्तिकाग्र हो, बाहरी दल पुंज, ये सारे क्या होते हैं, सब के सब मुरझा के गिर जाते हैं। और जो अंडाशय बच जाता है, वही अंडाशय परिवर्तित हो जाता है किसमें, तो फल में परिवर्तित हो जाता है। देखिए यही अंडाशय जो है वह निषेचित होने के बाद, इसके अलावा जितने भी इसके पार्ट थे, चाहे वर्तिकाग्र हो, पुंकेसर हो, बाहरी दल पुंज हो, ये सारे मुरझा कर गिर जाते हैं। हाँ एक दो अपवाद में, जैसे मिर्ची का बाहरी दल पुंज गिरता नहीं है, या फिर आप ये टमाटर देख लीजिए, या फिर बैगन देख लीजिए, उसका बाहरी दल पुंज गिरता नहीं है। लेकिन जनरली क्या होता है कि उसके सारे पार्ट क्या होते हैं, मुरझा कर गिर जाते हैं और केवल अंडाशय बन जाता है। और यही अंडाशय किस रूप में परिवर्तित हो जाता है, यही फल बन जाता है। और अंडाशय के जो बाहरी आवरण है वही फलभिति में बदल जाता है।
तो देखिए बाकी सब के सब तो गिर गए। फल का निर्माण किससे हुआ? तो अंडाशय से हुआ। और अंडाशय का ही एक रूपांतर यानी अंडाशय क्या हुआ? अपने आप को परिवर्तित कर फल में बदल गया। तो यहाँ से भी देखिए क्वेश्चन 2 आता है, फल पर आते हैं तो सत्य फल और असत्य फल 2 क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा इसमें सत्य फल है और कौन असत्य फल है। तो सत्य फल जिसको हम अगर बोले तो आप कैसे कि जिसको ओरिजिनल में फल बोलेंगे तो जानते हैं कि फल का निर्माण कैसे होता है? अंडाशय से होता है। वैसा जो अंडाशय उसका भाग ले यानी अंडाशय से वो क्या हुआ? उसका निर्माण हुआ। केवल अंडाशय भाग लिया इस फल को बनाने में, तो वैसे फल को क्या बोलेंगे? सत्य फल। और असत्य फल कभी कभी क्या होता है कि फल के निर्माण में पुष्पासन भी भाग ले लेता है, उसके बाहरी दर्पण भी भाग ले लेता है। यानी फल के निर्माण में जब पुष्पासन भाग ले यानी कि जब अंडाशय भाग ले रहा है तो क्या होगा? अंडाशय से निर्मित हो रहा है फल, तो वह सत्य फल हुआ। और असत्य फल हुआ वह किसे? तो उसमें कभी कभी पुष्पासन भाग ले लेता है, बाहरी दलपुंज भाग ले। यानी पुष्पासन और बाहरी दलपुंज जब भाग ले तो वह क्या कहलाएगा? देखिए इसलिए कहते हैं पुष्पासन और बाहरी दलपुंज, और इसका है केवल अंडाशय। अगर केवल अंडाशय भाग लेगा फल के निर्माण करने में तो सत्य फल कहलाएगा, और पुष्पासन और बाहरी दलपुंज भाग लेगा तो मेरा असत्य फल कहलाएगा। हाँ, यहाँ पर आपका एग्जाम्पल पूछता है कि हाँ कौन सा सत्य फल है कौन असत्य फल है। तो देखिए हम लोग असत्य फल याद रखेंगे, असत्य फल 1-2 ही है मैंने जो पूछता है, और बाकी लगभग सत्य फल ही होता है। तो असत्य फल में क्या आता है आपका? सेब, कटहल, ये क्या है मेरे? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि हाँ सेब और कटहल क्या है? असत्य फल है। और बाकी लगभग यही क्वेश्चन ही आता है कि असत्य फल ही ज़्यादा पूछता है कि आपका असत्य फल का उदाहरण दीजिए, तो क्या है आपका? सेब और कटहल असत्य फल है। मतलब कि इसका जो निर्माण होता है सेब और कटहल का, वह उसमें अंडाशय भाग नहीं लेता है, उसमें भाग कौन लेता है? तो पुष्पासन और बाहरी दलपुंज। चलिए तो ये हुआ। अब फल की बात करते हैं तो अंडाशय से निर्मित हुआ कुछ। अब फल के खाने योग्य भाग की बात करते हैं और उसको लिखते हैं कि किस फल में कौन से भाग खाते हैं। हाँ, तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं कि फल के खाने योग्य भाग कौन से फल से आते हैं। फल का निर्माण किस मुख्य रूप से अंडाशय से, किस फल के कौन से भाग को खाते हैं? सबसे पहले देखिए आम का, तो मध्य फल भीति। मध्य फल भीति कहने का मतलब हुआ बीच वाला भाग। मध्य का मतलब बीच, यानी कि हम लोग खाते हैं आम को तो छिलका भी हटाते हैं, और नीचे जो आपका क्या होता है कि बीज होता है उसको भी हटाते हैं, यानी बीच वाले भाग खाते हैं, इसको बोलते हैं मध्य फल भीति। और सेब, तो अभी जाने कि सेब का निर्माण किससे हुआ है? पुष्पासन से। उसके निर्माण में भाग लिया है पुष्पासन, इसलिए उसके किस भाग को खाते हैं? तो पुष्पासन को। नाशपाती, नाशपाती का भी निर्माण हुआ है किससे? आपका पुष्पासन से, मतलब यह भी असत्य फल है। तो इसके भी किस भाग खाते हैं? तो पुष्पासन ही खाते हैं। लीची, देखिए एक अलग नाम आता है लीची, ये किस भाग आते हैं? एरिल। नारियल, तो नारियल जो हम लोग खाते हैं वह उसके भ्रूण पोष को खाते हैं, यानी अंदर वाले जो भ्रूण पोष। और अमरूद, अमरूद का फल भीति और बीजंडासन भी खाते हैं। देखते हैं अमरूद को आप तोड़िए, उसको धोइए और खा जाइए, मतलब कि हम लोग उसके बीज के साथ भी खा जाते हैं। इसलिए अमरूद का या ऊपर छिलने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए मध्य फल भीति होगा नहीं। तब फल भीति करने वाला पूरा और बीजंडासन भी साथ में खा जाते हैं। तो अमरूद के कौन सा भाग खाते हैं? तो फल भीति और बीजंडासन। पपीता, देखिए पपीता का भी मध्य फल भीति, क्योंकि इसको भी ऊपर से छीलना पड़ता है, अंदर से बीज को भी निकालना पड़ता है, यानी बीच वाले भाग पड़ता है, इसलिए उसको कहते हैं मध्य फल भीति। मूंगफली, इसका बीज पत्र एवं भ्रूण खा जाते हैं। काजू का बीज पत्र खाते हैं। बेर का बाहरी एवं मध्य फल भीति, देखिए बेर जो होता है उसको भी छीलने की जरूरत नहीं पड़ती है, हाँ, लेकिन उसके अंदर जो बीज है उसको निकालने की जरूरत पड़ती है। मतलब इसको कह सकते हैं कि फल भीति। इसे किस भाग खाते हैं? फल भीति, बीज को नहीं। अनार, तो जानते हैं कि जो बीज होता है अनार में, यानी जो रसीले बीज होता है उसको खाते हैं।
अंगूर की बात करते हैं तो अंगूर का भी हम लोग फल भी ही खाते हैं। कहीं कहीं अंगूर में बीजंडासन भी रहता है कि यदि उसमें कोई अंगूर में बीज हुआ तो बीज को भी लोग खाता है, लेकिन मुख्य रूप से जो अंगूर खाते हैं वो फल भी थी, क्योंकि इसको भी छीलने की जरूरत नहीं पड़ती है। कटहल का परिदलपुंज एवं बीज खा जाते हैं। गेहूं का भुनकोस खाते हैं। धनिया का पुष्पासन और उसका बीज खाया जाता है। शरीफा का फल भी थी और नींबू का रसीले रंग। इस तरह से आपका टमाटर हुआ, टमाटर का भी फल भी थी और साथ में क्या खाते हैं तो उसका बीजंडासन भी खाते हैं। टमाटर को भी अति करने की जरूरत नहीं पड़ता है। कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। और यहाँ पर मेरा सेशन भी समाप्त होता है। अब नेक्स्ट डे दूसरे टॉपिक को देखेंगे। थैंक यू। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया हो। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करना न भूलें।